हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सारी चैप्टर्स के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले वाले का जो कंसेप्ट एड ऑन वाले वीडियो है उसमें हमने सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है। अब आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे कि रोटेशनल मोशन होती क्या है और टॉर्क के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर इससे पहले आपने वो पहले सेंटर ऑफ मास वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप जरूर देख ले। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात यहां पे होती है रोटेशनल मोशन की, जो हमारा पहला टॉपिक है। देखो, इस वीडियो का पहला टॉपिक है ऑब्वियसली। तो रोटेशनल मोशन है क्या? हम जो जानते हैं कि मोशन जो होती है वो लाइक एक सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ा है, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब ये रोटेशनल मोशन क्या अलग है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या अंतर है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो देखो, रोटेशनल मोशन मतलब क्या कि कोई भी चीज रोटेट कर रही है। हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी चीज कब रोटेट कर रही है? जब उसको किसी एक एक्सिस के अलोंग फिक्स करके रखा गया है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में ये अंतर आता है कि रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस रहती है जो कि फिक्स की जाती है और उसके अलोंग रोटेशन होती है, बट सर्कुलर मोशन में एक्सिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन को पहले समझते हैं। देखो, हमारे चारों ओर, या फिर अगर हम बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे तो हमारे आसपास जो है रोटेशनल मोशन के काफी सारे लाइव एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स, ओके, ये ड्रोन का एग्जांपल हो गया। अब जो मैं एक्सिस बता रहा हूं, एक्सिस क्या कि ये ड्रोन अगर ये घूम रही है तो ये देखो, इसके जो छोटे छोटे फैन जो घूम रहे हैं, ये क्या है, एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है। एक एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रही है। जो ऊपर का पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, उसको क्या बीच से एक जगह से माउंट किया जाता है और उसके पंखे जो है उसी के अराउंड घूमते रहते हैं एक ही जगह पे। सिमिलरली इस व्हील के केस में भी ऐसा है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज रोटेटिंग दिस साइड। एंड अर्थ का रोटेशन का भी एक एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग रोटेट करिए। सिमिलरली दिस मेरी गो राउंड, ओके। और उससे भी सिमिलर अगर मैं कहूं तो ये नोटबुक को मैं अपनी उंगलियों पे कैसे घुमा सकता हूं, क्योंकि आई हैव फिक्स्ड वन एक्सिस अंडर द नोटबुक, ठीक है। तो ये एक्सिस अगर फिक्स हो गई तो इसे हम कहेंगे क्या, रोटेशनल मोशन। बट सर्कुलर मोशन में फिर क्या डिफरेंस हो जाता है? देखो, सर्कुलर मोशन का जो डिफरेंस होगा वो क्या है कि सर्कुलर मोशन यानी कि एक सर्कल कंसीडर कर लिया गया है और उस सर्कुलर पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट घूम रही है। यहां पे एक्सिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। बट इसमें क्या कंसेप्ट है कि एक रेडियस जो है वो फिक्स्ड है, कि इस रेडियस को मेंटेन करके वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है, लेकिन जो पाथ वो कवर कर रही है वो एक सर्कल है, right? So this is the circular motion, but rotational motion में there is the axis fixed up, okay? तो इस तरह से हम rotational motion और circular motion को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये रहे कुछ एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन के। तो देखो, ये जो रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन या फिर कोई भी मोशन हम पढ़ रहे हैं, वो किसके पढ़ रहे हैं? कोई बॉडी की, कोई ऑब्जेक्ट की, मोस्ट स्पेसिफिकली कहूं तो कोई रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी में किस तरह के मोशंस हो सकते हैं वो देखते हैं। तो मोशन और काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, क्या क्या हो सकता है काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी? एक तो हो सकता है कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक रिजिड बॉडी, पहली बात तो ये समझो कि रिजिड बॉडी क्या है। एक रिजिड बॉडी मतलब एक बॉडी जो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। और रिजिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पार्टिकल के आपस में जो डिस्टेंस है, मतलब एक पार्टिकल का सेपरेशन दूसरे पार्टिकल से, वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एक से लाइक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्पेस है और वो स्पेस क्या है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी,
ठीक है, इस तरह के सॉरी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडीज को कहते हैं हम रिजिड बॉडी। ये तो सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो इन रिजिड बॉडीज में या फिर कोई भी बॉडी में किस तरह के मोशंस हो सकते हैं? पहला जो मोशन आता है वो क्या है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है प्योर रोटेशनल मोशन एंड तीसरा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का मोशन। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज सेम वेलोसिटी एज द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अगर ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें 3-4 पार्टिकल इस तरह से है और ये पूरी की पूरी बॉडी इस तरफ स्लाइड हो रही है फिर मूव कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? सारी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड से मूव कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्योर रोटेशनल मोशन। बट अगर बात आ जाती है किसकी? प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे इसको। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या बात आती है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। हर एक पार्ट जो है पार्टिकल की, जैसे इस फैन की बात करूं तो इसके अगर ब्लेड्स के मैं कोने में एक पॉइंट लेता हूं, एक ब्लेड्स के टॉप में पॉइंट लेता हूं, तो सारे ही एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ठीक है, दैट्स करेक्ट। Which lies on a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब आपका जो सीलिंग फैन है, ठीक है, जैसे कि मैं पहला ही एग्जांपल दिया था कि सीलिंग फैन है, उसके ब्लेड्स पे अगर आप 2 स्टिकर लगा दो, ठीक है, आपने क्या किया? 2 स्टिकर लगा दिए, एक ब्लेड के जो एक्सिस है जहां से माउंटेड है उस मशीन के सामने, वो मोटर के सामने, और एक ब्लेड लगाया और एक स्टिकर लगाया एकदम ब्लेड के एंड में, तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों ही सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। लेकिन एक एक्सिस जो है, एक्सिस से वो जो ब्लेड है वो किसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे है? जो आप सीलिंग से माउंटेड जो रॉड लगी है उसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन बना के वो सर्कुलर मोशन कर रही है। सो ये क्या हो रही है? प्योर रोटेशनल मोशन, मतलब सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सेम प्लेन में है, और वो प्लेन क्या है? किसी एक एक्सिस के परपेंडिकुलर में है, उस एक्सिस के अलोंग ये पूरा रोटेशन हो रहा है, बट ईच पार्टिकल आर इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो अब कॉम्बिनेशन ऑफ ये क्या था? प्योर रोटेशनल मोशन, ये क्या था? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, कि अगर ऐसा हो कि ट्रांसलेशन भी हो रही है, मतलब मूव भी कर रही है विद सम वेलोसिटी, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो वैसा कहां देखा जा सकता है? वैसा देखा जा सकता है व्हील्स में, कार्स के व्हील, बाइक्स के व्हील, जो भी व्हील्स है, तो वो क्या होती है? रोटेट भी करती है। क्यों रोटेट करती है? क्योंकि एक एक्सेल लगी होती है, राइट, एक्सेल के अलोंग व्हील होता है, तो ये रोटेट होते जाती है, तो एक ही पोजीशन पे रोटेट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ रही है, राइट। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। समझ में आ रही है बात कि 3 तरह के जो मेजर मोशन है ऑफ ए रिजिड बॉडी वो क्या क्या है? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्यों जरूरी पड़ा? देखो, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो था वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी है और 2 वेक्टर क्वांटिटी से जुड़ के बना है एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है? अब इस केस में हम क्यों पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि हम बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या है वो तो हम बाद में समझेंगे जस्ट इसके बाद। तो टॉर्क जरूरी क्यों है? क्योंकि टॉर्क ही है जो एक रोटेशनल मोशन को जनरेट कर सकता है, दैट इज द टॉर्क। ओके, और टॉर्क को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो देखो, जैसे कि हम प्रोडक्ट हम करते हैं, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा। अब ये बात आती है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। ये क्या है? 2 वेक्टर, द वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अनदर वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude। समझ में आ रही है? देखो,
क्या है, अगर दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे एक तीसरा वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर। ठीक है, कैसे किया जाता है, कैसे वेक्टर दिया रहेगा तो करेंगे, ये सब मैं बताने वाला हूं, इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट आया सी वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये ए बी क्या है, ए है बी का मैग्नीट्यूड, ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी मॉडुलस है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, और ये क्या है, थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। ओके, एंड ईटा क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या करती है, हमें डायरेक्शन बताती है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा डायरेक्शन बताती है। ओके, तो अभी मैं बात करता हूं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड होती, जो मैंने अभी लिख के दिखाया, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे जानेंगे, देखो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर सपोज करते हैं बी, और इनके बीच में एंगल है क्या, थीटा। तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर। ओके, अब किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। परपेंडिकुलर तो दो तरफ हो सकती है, या ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ए क्रॉस बी ले रहे हो या बी क्रॉस ए ले रहे हो। देखो इसमें क्या है, ए क्रॉस बी जो होगी वो आपको अगर ऊपर का डायरेक्शन दे तो ऑब्वियसली बी क्रॉस ए अगर करोगे तो उससे आपको नीचे का डायरेक्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऑपोजिट का। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का जो भी डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आई मीन जो थर्ड वेक्टर आएगा वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद, एक दूसरा वेक्टर आया ना सी वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। एंड परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कैसे होगा वो हम बता सकते हैं किससे, ए क्रॉस बी कर रहे या फिर बी क्रॉस ए कर रहे, इससे। इस पे डिटेल में आऊंगा कि कैसे आप डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। अब बात आती है यूनिट वेक्टर्स की। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एन कैप जो मैंने लिखा हुआ है एक यूनिट वेक्टर लिखा हूं। ठीक है, अब ए वेक्टर क्या होती है, नॉर्मली देखो ए वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो होती है ए वेक्टर। ठीक है, या फिर कोई भी वेक्टर इसी फॉर्म में होगा। तो ये आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये तो सिंपल सी बात है। अब क्या करूं, अगर मैं आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करूं जे कैप के साथ, आपको याद होगा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे आई डॉट आई, तब हम क्या लिख रहे थे कि सिर्फ जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ही 1 आता है। बाकी अगर किसी और से मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, जैसे कि आई डॉट जे करूं या फिर जे डॉट के करूं, तो वो सारे मुझे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स होगा इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे 1 आएगा। यहां पे क्या केस है, यहां पे एक साइक्लिक केस हो जाता है। कैसे, देखो आई क्रॉस अगर जे मैं किया, ये साइकिल आप समझो, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप, ये रहा के कैप। ठीक है, अगर आई क्रॉस जे करूं तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा। अगर जे क्रॉस के करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ऐसे ही साइक्लिक चलता रहेगा। के क्रॉस आई करूं तो मुझे मिलेगा जे, बट अगर मैं उल्टा करूं दैट इज आई क्रॉस के करूं तो मुझे जे नहीं, मुझे मिलेगा माइनस जे। ठीक है, और जे क्रॉस आई करूं तो मुझे मिलेगा माइनस के, और वैसे ही सिमिलरली अगर के क्रॉस जे करूं तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर मैं ये यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो वो मुझे एक तीसरा यूनिट वेक्टर देगा, राइट। वैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज में करूं तो तीसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा बट विद अ नेगेटिव साइन। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट
केसेस को समझते हैं। तो स्पेशल केसेस क्या क्या है? व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? पैरेलल मतलब क्या होती है? पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखो अगर पैरेलल हुआ तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगी 0 डिग्री, और अगर एंटी पैरेलल होता है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगी क्या? 180 डिग्री। ठीक है, दोनों ही केसेस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? साइन थीटा की वैल्यू दोनों केस में आ जाएगी 0। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 0, सो ए क्रॉस बी जो कि है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू ही 0 आ जा रही है दोनों ही केस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स, अच्छा क्रॉस नहीं लिखता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पे, नॉर्मल से मल्टीप्लाई। तो ये अगर 0 हुआ तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा, राइट, ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है? 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर कब होता है? थीटा इक्वल्स टू जब हो जाए 90 डिग्री, तो उस टाइम पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा दैट इज ए बी साइन 90, ए बी साइन 90, और एक यूनिट वेक्टर ईटा कैप, ये आप लिख सकते हो कुछ भी। ओके, नाउ दिस विल बी साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं? ये इस केस में आप ध्यान दो, यही दूसरा वेक्टर होगा सी वेक्टर, राइट? सी वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे हम निकाल सकते हैं? देखो, ए वेक्टर अगर इस तरफ है, बी वेक्टर अगर इस तरफ है, राइट, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या कर रहे हैं हम? सिंपली ये समझो कि ए से बी के तरफ, तो जब ए से बी के तरफ हो रही है दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ए क्रॉस बी, यानी कि अगर मैंने ए इस तरफ ले रखा है, बी इस तरफ ले रखा है, बट सेम प्लेन में, एंटी क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज लेने से जो सी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? यहां पे। ठीक है, नीचे की तरफ। परपेंडिकुलर कहा? ए क्रॉस बी नीचे की तरफ। ठीक है, अगर यही बी क्रॉस ए हो जाता तो ये ऊपर की तरफ आ जाती। ठीक है, सी वेक्टर क्या हो जाती? ऊपर की तरफ हो जाती। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ था? देखो यहां पे क्या दिया हुआ था? ए और बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो सी वेक्टर जो बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर कुछ इसी तरह से बनेगा। तो इस एंगल से जो वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होता है। किस पे असर होता है? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता है। समझ में आ रही है बात? क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे यहां पे दो वेक्टर्स दिए हैं, ए एक्स आई कैप प्लस बी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके, एंड बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट निकालूं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, तो कैसे निकाल सकता हूं? तो सिंपली लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, यहां पे मैं निकाल के दिखाता हूं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या है? ए क्रॉस बी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका, वो क्या है? डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, ए क्रॉस बी यानी कि हमें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिए गए, यानी कि कोफिशिएंट्स ये सब है, एक्स वाई ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इन सबको पुट करके निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपली हम पुट करेंगे, यहां पे ऊपर में लिखो आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के जगह पे
आई वाले जो कोफिशिएंट है उसको लिखो, जैसे कि ए का क्या है ax और बी का है bx, वैसे ही जे के पहले ay by az bz। अब कोफिशिएंट निकालना तो डिटर्मिनेंट निकालना तो पता ही है कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। तो पहले एक इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, राइट। तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप इनटू इस लाइन को ये एक ऊपर करो और ये कॉलम हम क्या करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और फिर जाके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। तो पहला इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन जो है बीच में ऑल्टरनेट आया, पहला अगर प्लस लिया तो दूसरा आप लोगे नेगेटिव, तो माइनस जे कैप इनटू फिर से ये वाला लाइन हटा दो, तो ये हटाएंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। फिर ये माइनस लिया था तो अगला वाला साइन क्या लेंगे हम, प्लस ले लेते, प्लस के कैप इनटू ए एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालनी है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, यहां पे एक मिस्टेक है, दैट इज ए एक्स बी जेड आएगा, क्योंकि अगर मैं जे कैप के लिए ये करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये वाले एलिमेंट ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, आप सजा के आई को इस तरह भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हमारा आ गया कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमसे पूछा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल, आप एक होमवर्क ट्राई कर सकते हो, दैट इज ए कैप अगर मैं दे दूं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर में दे दूं, वी वेक्टर में दे देता हूं माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 1/2 k कैप, ठीक है। इन दोनों का मुझे निकालना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना है। ये रहा आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर एंटी कम्यूटेटिव। ये तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी जो है कि क्रॉस वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बी क्रॉस ए के बराबर आएगी, लेकिन एक नेगेटिव साइन रहेगा, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस बी वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब जो ए क्रॉस बी मिलके ए क्रॉस बी करेंगे तो कोई एक तीसरा वेक्टर आएगा, राइट, सपोज सी वेक्टर, तो वो अगर इस डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो होगी वो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट इज द एंटी कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नाउ कमिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव? बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और बाहर में ए क्रॉस, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या होगा, ये दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अगर ऐसा है सो वी कैन सिंपली राइट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर
क्रॉस डी वेक्टर। सो दीज आर दी थ्री प्रॉपर्टीज, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक है एसोसिएटिव, एंड दिस इज एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या है? देखो, तो जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए पढ़ा था? मैंने बताया था टॉर्क की वजह से। टॉर्क को जानने के लिए, टॉर्क को समझने में आसानी होगी। अब बताओ फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स। टॉर्क पे हम आते, बट एक नॉर्मल फोर्स क्या, हम जो फोर्स पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द पुश और पुल एक्सपीरियंस्ड और अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की वजह से क्या होती है, एक मोशन में आती है ऑब्जेक्ट, या फिर अपने पोजीशन को चेंज करती है क्योंकि उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, आप अगर एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो कुछ दूर तक ट्रांसलेट होगी, मतलब मोशन में आएगी, ट्रांसलेशन मोशन में आएगी। ठीक है, इसी फोर्स का एक स्पेशल टाइप है जो कि है टॉर्क। क्या है टॉर्क? देखो, रेंच और ये लाइक नट सिस्टम तो आपने देखा ही होगा, जब हम किसी कहीं पे नट कसते, या फिर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम बॉटल के ढक्कन को लगाते हैं, राइट, उसके जो बॉटल के कैप को अगर हम टाइट करते या फिर उसे लूज करते, उसे खोलते, तो वो कैसे करते, राइट? तो उसी इन सब चीजों में हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, जाने या अनजाने में। टॉर्क क्या है? एक तरह का फोर्स है जो एक टर्निंग इफेक्ट देती है या फिर किसी रोटेशन का कारण बनती है, रोटेशनल मोशन का कारण बनती है, दैट इज द टॉर्क। सो टॉर्क इज अ फोर्स, इज अ मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, दैट इज द रोटेशनल मोशन, एंड दैट measure of force which is causing this rotational motion is called as torque। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे एक नट लेता हूं, राइट, नट और बोल्ट सिस्टम जो होती है, राइट, लाइक दिस, ओके, नट बोल्ट सिस्टम, तो इसे कसने के लिए यहां पे उसकी थ्रेड्स रहते हैं, राइट, इस तरह से। इसे कसने के लिए हमारे पास क्या रहती है? एक रेंच सिस्टम रहती है, राइट। सिंपल मशीन का एक एग्जांपल है ये रेंच। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कसने के लिए? फोर्स लगाते हैं, राइट। इसे हम फोर्स लगाए तो ये घूमने लगी, घूमने के बाद क्या हो रही है, ये कस जा रही है, या फिर लूज करने के लिए हम उल्टे तरफ में इसे घुमाते, राइट। तो हमने फोर्स तो अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, राइट, फोर्स अप्लाई किया है। टॉर्क क्या है? टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। टॉर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स and the perpendicular distance between the axis and the axis, मतलब जिसके अलोंग ये नट रोटेट होगा। ये नट तो रोटेट होगा ना, अपनी जगह पे रोटेट होगा, तो इसके एक्सिस ये परपेंडिकुलर वाली, तो इस एक्सिस से जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क होगी वो क्या होगी? फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ठीक है, ये होती है टॉर्क, और इसे हम सिंपली लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, समझ में आ गए? ओके, नाउ अब समझते इस थीटा का मतलब क्या होता है। ये जो एंगल है, आपने सर पहले ही कह दिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द जो सॉरी, आपने थीटा तो यही कहा कि परपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर यानी कि यहां पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दैट्स करेक्ट। बट अगर ऐसा हो कि मैं फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तब क्या ये रोटेट नहीं होगा? होगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी बट होगा रोटेट, राइट। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के बन जाएंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा x के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा y के अलोंग। तो वैसे ही y के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वाले कंपोनेंट की वजह से ही टॉर्क क्रिएट होगा, राइट, ये वाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से टॉर्क क्रिएट होगा। तो वो वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो तो 90 डिग्री है, बट एक्चुअल जो फोर्स जो एंगल बना रही है दैट इज द एंगल थीटा विद दिस आर,
ठीक है, इसीलिए हमने इस एंगल को कंसिडर कर रखा है, या फिर ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, मतलब इस एंगल का फिजिकल मीनिंग जो है वो क्या है। ठीक है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो दिस इज, और अगर फोर्स आपने परपेंडिकुलरली लगा रखी है यहां पे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, दैट इज थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम आएगा। अच्छा, मैक्सिमम या मिनिमम टॉर्क पे भी हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो पहले ये बात क्लियर करो कि टॉर्क क्या होती है। टॉर्क वो होती है जो एक टर्निंग इफेक्ट देती है। इसका मेजर क्या है, जो अप्लाइड फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जो पॉइंट ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अलोंग ये रेंच भी मूव करेगी और ये नट भी मूव करेगा। उस एक्सिस से जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया गया है वो डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस। ओके, समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब अच्छे से समझेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को। देखो, टॉर्क हमने समझा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के बारे में भी मैं थोड़ा सा आइडिया दिया हूं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्चुअली क्या है, तो टॉर्क है क्या, अगर मैथमेटिकली थोड़ा सोचो कि वेक्टर प्रोडक्ट है किसका, दो वेक्टर्स के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो तीसरा एक वेक्टर ही आता है, राइट। अब तीसरा वेक्टर आया तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट टू वेक्टर, राइट। ये हमने ए क्रॉस बी जब हम पढ़ रहे थे, जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा। तो परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, राइट। अब समझो कि एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैंने एक नट वाली ड्राइंग में बना देता हूं, राइट। दिस इज द बोल्ट, नॉट सो गुड एट ड्राइंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ओके। ये थ्रेड्स लगे, अगर यहां पे एक रेंच कंसीडर करते हैं, राइट, और ठीक है, तो इस रेंच पे अगर मैं फोर्स लगाऊं इस तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊं मतलब ये क्या होगी, रेंज क्या होगी, कसेगी, कसना यानी कि ये नीचे की ओर जाएगी, राइट। जब रेंच दिस नट ये जब टाइट होती है, कहीं पे भी आप नट जो टाइट करते हो, स्क्रू ड्राइवर से करो, रेंच से करो, तो आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज उसे घुमाते हो। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होती है, वो जो नट है क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो तो वो अंदर की ओर जाएगी, है ना। वैसे ही सिंपल सा एग्जांपल आप देख लो, अगर बॉटल के कैप का, ठीक है। अगर मैं इस बॉटल के कैप को, ये रहा बॉटल, ये रहा कैप इसका, ओके। तो अगर मैं इस बॉटल के कैप को क्लॉकवाइज घुमाऊं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो इस तरफ मैं घुमा रहा हूं तो ये क्या हो गई, कस गई बॉटल, ठीक है। बट यही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ठीक है, ये मेरा हाथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा रहा हूं तो ये ऊपर की ओर आ रही है, क्लॉकवाइज नीचे की ओर जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर आ रही है। इसी से आप समझ सकते हो कि क्लॉकवाइज जब फोर्स और क्या था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अगर इन दोनों के बीच का एंगल या फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो अगर एंगल जो ले रहे वो क्या है, क्लॉकवाइज अगर ले रहे तो ये ऑब्वियसली नीचे की ओर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे तो ऊपर की ओर जाएगी। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंपली यूज करते स्क्रू रूल का, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अब इस रूल को कैसे याद रखोगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल यानी कि स्क्रू के मेथड से, स्क्रू जैसे वो स्क्रू था ना, तो स्क्रू को आप अगर राइट हैंड से घुमा रहे हो, राइट हैंड से क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो जो स्क्रू की जो पोजीशन, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्रू की जो पोजीशन होगी या फिर जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो स्क्रू से या फिर बॉटल को राइट हैंड से ओपन करके आप इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हो। वैसे तो मैथमेटिकली आपको पता ही है कि जिस तरफ फोर्स और ये रेडियस और अगर ये फोर्स रहा, राइट, तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा टॉर्क, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्स F क्रॉस R अगर ऐसे हम लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगी नीचे की ओर, और अगर ऐसे लेते हैं दैट इज आर क्रॉस एफ, तो ये हो जाएगी ऊपर की ओर। सिंपल सी बात है। टॉर्क कैसे, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे पता किया हम। अच्छा, टॉर्क की यूनिट के बारे में बात नहीं की, क्या होती है सर टॉर्क की यूनिट। तो टॉर्क होता क्या है एक्चुअली, फिजिकली देखा जाए तो टॉर्क की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन मीटर, वही है यूनिट। क्यों, क्योंकि टॉर्क क्या है, एफ आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एफ आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, आर की यूनिट क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। यही हो जाती है न्यूटन मीटर यूनिट। समझ में आ गई। बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क की। टॉर्क क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट देने वाली फोर्स है जिससे आपको एक रोटेशनल मोशन का स्टार्ट मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब कि मैंने इमेजेस ली रखी है। इसमें क्या मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मैं बताना चाहता हूं कि ये डोर्स है ना, दरवाजे है। तो इसमें टॉर्क का क्या यूज है, ऑब्वियसली जब आप डोर ओपन करते हो तो आप क्या देखते हो, वो डोर क्या है, वो रोटेट होती है। क्या वो सामने की ओर ट्रांसलेट होती है, नहीं, वो रोटेट होती है। किसके अलोंग रोटेट होती है, ये जो हिंज लगी होती है, ये जो क्लैंप्स लगी हुई है ना, राइट, इसके अलोंग ये रोटेट होगी, राइट। तो ये रोटेट हो रही है, मतलब ऑब्वियसली हमने कुछ टॉर्क अप्लाई किया या फिर कोई टॉर्क जनरेट हुआ है हमारे फोर्स की वजह से। जब हम इस नॉब को पकड़ के क्या करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो ये क्या होती है, रोटेट होती है, खुलती है ऐसे करके। किसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग खुल रही है, मतलब रोटेट हो रही है, मतलब टॉर्क जनरेट हुआ। तो ऑब्वियसली वो जो टॉर्क है वो मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, नॉट ओनली इन केस ऑफ डोर्स बट इन जनरल केस में, कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होने से हमें क्या फायदा है, टॉर्क अगर जितना ज्यादा होगा उससे हमें फायदा यह मिलेगा कि रोटेशन उतनी इजीली होगा, है ना। टॉर्क अगर मैक्सिमम है तो रोटेशनल हम थोड़े से फोर्स से ही रोटेशनल हम कॉज कर सकते हैं, और टॉर्क अगर बहुत कम है तो हम रोटेशनल मोशन लाने में भी उसे डिफिकल्टी होगी, क्योंकि टॉर्क बहुत कम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कम या फिर ज्यादा कैसे जनरेट हो सकती है। तो टॉर्क एक्चुअली है क्या, एफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होती है साइन थीटा, ये जो एंगल है उन दोनों के बीच का। अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। अब टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके जो अप्लाइड फोर्स है उस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो आर डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जो एंगल है फोर्स और ये डिस्टेंस के बीच का एंगल, उस पे डिपेंड कर रहा है। ये तीन चीज पे डिपेंड कर रही है। तो फोर्स मैं मानता हूं कि आप फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स एफ आप अप्लाई कर रहे हो। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर एफ कांस्टेंट हो गया तो वो सिर्फ आर और साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अब अगर हम अलग अलग केसेस देखें जहां पे आर और साइन थीटा को वैरी करके तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम टॉर्क हमें मिल जाएगी। तो पहला जो केस आता है वो क्या होता है कि अगर सपोज करते हैं हम थीटा 0 है, थीटा 0 डिग्री कब हो सकती है। अच्छा, ये देखो कि ये जो नॉब्स होते हैं डोर्स के, वो हमेशा डोर के एंड के तरफ क्यों रहता है, जहां से डोर खुलने वाला होता है उस एंड में रहता है। कभी आपने नॉब ये बीच में नहीं देखा होगा या कभी इस तरफ नहीं देखा होगा, राइट। इसका भी एक रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। देखो पहली बात तो ये कि थीटा इक्वल्स टू 0 कब होती है, कि सपोज आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप ये है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये हिंज इसकी एक्सिस है, ठीक है, और रेडियस और फोर्स, सपोज ये रेडियस है, ठीक है, और फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो यहां पे, ठीक है, आप सपोज अप्लाई कर रहे हो इस जगह से, तो क्या कभी वो खुलेगा, पॉसिबल है कभी टॉर्क जनरेट कर पाना, राइट। क्योंकि टॉर्क क्या हो जाती है, अगर थीटा इक्वल्स टू है 0, अगर थीटा इक्वल्स टू है 0 तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ आर 0, राइट। थीटा 0 मतलब साइन थीटा भी 0। सो ये जो टॉर्क है वो जनरेट नहीं हो पाया, तो यहां पे टॉर्क नहीं हुआ। इसका मतलब ये मिनिमम केस है जहां पे टॉर्क 0 है। मिनिमम कितना हो सकता है, 0 ही हो सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वो मिनिमम केस। अब बात करते हैं अगर थीटा हो जाता है 90 डिग्री, थीटा हो जाती है 90 डिग्री, मतलब क्या कि ये जो रेडियस है, मतलब एक्सिस से
ये एंड पॉइंट तक जहां पे मैं फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, थीटा 90, यानी कि साइन थीटा हो जाती है क्या 1, साइन थीटा हो गई 1। तो इसकी वजह से टॉर्क जो है वो सिर्फ एफ आर रहा, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो ये रहा R और ये रहा F, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इस केस में हमें मैक्सिमम मिलेगा टॉर्क, ठीक है। तो इसी वजह से हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलता है कब, जब हम एंड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट, एकदम एंड में अगर फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। एक और केस करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं असली केस क्या है, मतलब असली फंडा क्या है नॉब को एंड की तरफ होने का। अब अगर बात करें कि देखो थीटा पे डिपेंडेंसी खत्म हुआ, अब बात करते हैं जो रेडियस है, जो और सॉरी रेडियस तो नहीं बोलेंगे, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, वो आर को अगर वैरी करते, अगर आर हो गया 0 तो क्या होगा, R0 मतलब कि मैं फोर्स भले ही परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहा हूं, और R0 मतलब ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो आप अगर जहां पे हिंजेस लगी है वहीं पे आप पुश करोगे दरवाजा खोलने की, तो कभी खुलेगा नहीं, खुलेगा, कॉमन सेंस ही कहता है नहीं खुलेगा। साइंटिफिकली ऐसा हो रहा है कि एफ आर जो है वो क्या हो रही है, 0 हो जा रही है, ठीक है। तो टॉर्क अगर जनरेट ही नहीं हुआ तो रोटेशन में कैसे आएगा, दरवाजा कैसे खुलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, आर जितना मैक्सिमम होगा उतनी ज्यादा टॉर्क उस पॉइंट पे उतना ज्यादा हम टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक डोर का मैक्सिमम कहां पे हम लगा सकते हैं, आर, तो उसके एंड में, और उसी एंड में अगर मैं फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करूं तो इसी वजह से क्या होगी, इजीली टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और दरवाजा इजीली खुल जाता है, राइट। सो दैट इज द रीजन कि जो नॉब्स है वो एंड की तरफ दिए रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अगर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं, ये आप जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आप खुद घर पे करके देख लो, कि आप एक बार अपने दरवाजे को उसके हिंज जो पॉइंट है वहां से पुश करने की कोशिश करो, और एक बार एंड पॉइंट से पुश करने की कोशिश करो, एक बार बीच से भी पुश करने की कोशिश करो, तो देखो कि कितना टॉर्क वैरी करता है, कहां पे आपको इजीली आप दरवाजा खोल पा रहे हो, कहां पे आपको सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, तो कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क कैसे हम दिखाएंगे, देखो सिंपली कंपोनेंट मतलब क्या, जो हर एक डायरेक्शन पे उसकी जो टॉर्क की अमाउंट होगी वही हम कहेंगे कंपोनेंट्स, राइट। अगर टॉर्क की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो x के अलोंग क्या होगा, y के अलोंग क्या होगा, z के अलोंग क्या होगा, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे, टॉर्क क्या होती है, F क्रॉस R। तो अगर मैं F को लिखूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, सिंपली जैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया था वेक्टर्स का वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जैसे हमने किया था, आर का क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये तो आप कर ही सकते हो, इजीली कर सकते हो, राइट। देखो सिंपल सी बात है, टॉर्क क्या हो जाएगी, इन दोनों का क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है, आई जे के, एंड दिस इज एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एंड आर एक्स आर वाई आर जेड, ठीक है। तो सिंपली कैसे लिखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस। तो आई कैप का क्या हो जाएगा, आई कैप यानी कि एफ वाई आर जेड माइनस एफ जेड आर वाई आई कैप, ठीक है। अच्छा, ये पहला प्लस लिया तो दूसरे वाला नेगेटिव, यानी कि एक प्लस एक माइनस, ये वाला माइनस लेंगे तो एफ एक्स आर जेड माइनस एफ जेड आर एक्स, एफ एक्स आर जेड माइनस एफ जेड आर एक्स
जे कैप, तीसरा वाला फिर से प्लस, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स आर वाई माइनस एफ वाई आर एक्स, एफ एक्स आर वाई माइनस एफ वाई आर एक्स, ठीक है, के कैप। इस कंपोनेंट को हम लिखते हैं टाउ एक्स, इसको लिखते हैं टाउ वाई एंड इसको लिखते हैं टाउ जेड। टाउ एक्स क्या है, अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है तो टाउ एक्स ये है इसके अलोंग, टाउ वाई है इसके अलोंग एंड टाउ जेड है इसके अलोंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्या है टाउ एक्स, ये क्या है टाउ वाई, ये क्या है टाउ जेड। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हम पावर के बारे में, यानी कि पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क। पावर एसोसिएटेड, पावर एक्चुअली होता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ये हम जानते हैं। तो नॉर्मली जब हम वर्क एनर्जी पावर में पावर को पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि पावर क्या होती है कि वर्क डन का रेट चेंज। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या है, इस केस में फोर्स का मेजर क्या है, टॉर्क है। रोटेशनल मोशन के केस में फोर्स का मेजर क्या है, टॉर्क है। तो सिंपली टॉर्क रोटेशनल मोशन देता है, टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है। तो दिस टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो ही मुझे वर्क डन मिलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, रोटेशनल मोशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है सर, तो रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डी थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन है। अगर इसी का मैं डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टी, सो वी कैन गेट दिस, राइट। और ये क्या है, डी डब्ल्यू डी टी, दैट इज रेट चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड पावर। और पावर क्या हो जाएगी, टाउ डी थीटा डी टी। ये डी थीटा डी टी कुछ सिमिलर लग रहा है, यस, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा। ओके, सो पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एवरेज पावर क्या होगी, अगर मैं टॉर्क को लिखूं फोर्स के टर्म्स में, सर वी कैन राइट एफ आर, राइट, और ओमेगा को लिखूं वेलोसिटी के टर्म्स में, दैट इज वी बाई आर, right, so this r will cancel out and f v, this is force, this is power। ये हमने लीनियर के केस में भी निकाला है जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे। समझ में आ गई बात कि पावर कैसे होती है और एवरेज पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात था ये, टॉर्क सॉरी सो कॉल्ड पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते, बस आपको वर्क डन या तो निकालना होता है या फिर फोर्स निकालनी होती, ठीक है, बाकी पावर तो पता ही है क्या होगा। अगला टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम बात ये कहां से आती है, ये हमने सर्कुलर मोशन में भी एक बार देख रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ होता है। तो एंगुलर वाली जब भी टर्म आती है तो अब आप समझो कि ये रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मोमेंटम होती है, मोमेंटम क्या है, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन के केस में हम क्या कहते हैं, as a like a mass moving with some velocity on a straight line, तो हम क्या कहेंगे उसमें कि उसमें कुछ एक लीनियर मोमेंटम है जिसे डिनोट करते हैं P से। बट व्हेन अ मास रोटेट्स अबाउट सम पॉइंट और सम एक्सिस, देयर इज अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट रोटेशन एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर एंगुलर मोमेंटम। और इसे डिनोट करते हैं किससे, L से। L कैसे रिलेटेड होती है, R क्रॉस P, ठीक है। तो L का अगर मैं L एक्चुअली क्या है, आरपी साइन थीटा, सिंपली लिख सकते हैं, राइट, R क्रॉस प्री है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब इसकी भी फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं सिमिलरली। जैसे L अगर R क्रॉस P है, इसका मतलब क्या है, I कैप, J कैप, K कैप। R क्या है, R, अच्छा P क्या है, लीनियर मोमेंटम, R क्या है,
आर क्या है, वही रेडियस जो हम पढ़ रहे थे फोर्स टॉर्क के टाइम में, वही रेडियस और वही डिस्टेंस। ओके, तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू आर क्रॉस P क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, राइट। सो दिस विल बी M R क्रॉस V। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। P क्या है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कांस्टेंट रख के R क्रॉस V भी हम लिख सकते हैं। इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम को। अच्छा, सिर्फ इसका भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या होगी, R Rx Ry Rz, ठीक है, ये Px Py Pz, ठीक है। तो वैसे ही Rx की वैल्यू आएगी कुछ, दैट इज Pz Ry, सॉरी Lx की वैल्यू, तो यहां से जो हम Lx यानी कि इसके x कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, Pz सॉरी Pz L Ry, सॉरी Pz Ry माइनस Py Rz, ठीक है। ये देखो, ये सिर्फ x कंपोनेंट निकला। अब अगर मुझे इसे फिर से सजा के लिखना होगा तो मुझे क्या लिखना है, Lx I कैप प्लस Ly j कैप, ठीक है। Ly क्या हो जाएगा, Ly हो जाएगा Pz Rx माइनस Px Rz, ठीक है। वैसे ही Lz यानी कि z कंपोनेंट वो कैसे निकलेगा, दैट इज Rx Py Rx माइनस Px Ry, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड किससे, देखो मास और सॉरी रेडियस और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहां पे रेडियस और किसका, मोमेंटम का, राइट, लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की। एक रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो सकता है, देखो तो दो बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। पहला कंडीशन ये कहता है कि अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन। अच्छा देखो, दो कंडीशन जो है ये दो मोशन के रेस्पेक्ट में है। हम दो मोशन क्या समझे थे, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, राइट। एक तीसरा टाइप का भी मोशन था जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, तो उसके लिए भी समझेंगे कि क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। देखो, पहला कंडीशन जो बताता वो सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम या फिर ट्रांसलेशन मोशन में रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम को बता रहा है। एक्चुअल में ट्रांसलेशन मोशन ना भी हो तो भी जो इक्विलिब्रियम होता है उसको भी बताता है। देखो क्या कह रहा है, इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट मतलब कोई मोशन नहीं है, ठीक है, एंड इफ remains at rest और moving with a constant velocity, तो ये क्या होगी, ये एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में दो तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं, दैट इज द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले तो समझते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के जो दो पार्ट है, जैसे कि पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ट्रांसलेशन का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करके मूव करना। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करके कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है कोई भी रिजिड बॉडी, तो उसे हम कहेंगे क्या, वो एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। अगर ये मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है, तो भी उसे हम कहेंगे कि वो एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें आते हैं दो तरह के इक्विलिब्रियम, मतलब दो तरह के केसेस, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा एक और केस आता है जो कि है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, देखो कोई भी चीज, कोई भी रिजिड बॉडी अपने आप को हमेशा उसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में रख सके, राइट। तो स्टेबल कंडीशन क्या होता है, जहां पे उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपके आसपास कोई चेयर है, राइट, जिसके चार पहिए, सॉरी नॉट पहिए, चार पैर वाले जो चेयर या फिर टेबल्स होते हैं, राइट, कुछ इस तरह से,
ठीक है, ऐसा टेबल्स होता है। तो अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा अपने एक पैर से, इसके जो 4 लेग्स है इसके से एक तरफ से आप उठा दो, तो ये क्या हुआ, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने ब्रेक किया, ठीक है, और फिर छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद आप क्या देखोगे कि दोबारा से ये अपने इस स्टेट में वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक रिजिड बॉडी चाहती है क्या, इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहती है। अब वो इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे कहेंगे, जब इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो। तो जब आपने एक तरफ से उठा रखा था तब आपने एक तरफ फोर्स ज्यादा अप्लाई किया था, राइट, इसके वजह से क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से हट गई थी, ठीक है। अब देखो, ये था नेट फोर्स 0 होने की बात, और ये कह रहे हैं क्या, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि इस पेन को मैं अगर अपने हाथ पे रख दूं और फिर इसको थोड़ा सा मूव करूं ऊपर, तो ये फिर से दोबारा ऐसे ही आ जाएगी अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इस पे जो भी नेट फोर्स लग रहे हो वो सम होके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जो है वो होती है 0, ठीक है। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को आप मैनेज कर सकते हो बैलेंसिंग के साथ। जैसे कि अगर आप अपने एक पैर को उठा के आप ऐसे खड़े रहो, राइट। बहुत बार पनिशमेंट मिलती है ना कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, मुझे तो स्कूल में काफी मिला करती थी, ओके। तो तब क्या होती है कि आपका बॉडी क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम तो है, आप कुछ देर खड़े रह सकते हो, लेकिन थोड़ी सी भी अगर फोर्स इधर से उधर हुई तो फिर से आप वापस दोनों पैरों पे आ जाओगे। मतलब आप कुछ देर तक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थे, बट आपकी बॉडी क्या चाह रही है कि मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाऊं। तो अनस्टेबल का मतलब ही क्या होता है, जो स्टेबल नहीं या फिर जो डिसबैलेंसिंग कंडीशन में है। सो दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या होती है, हमेशा टेंडेंसी क्या होती है रिजिड बॉडी की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाए, ठीक है। अब देखो, एक और इक्विलिब्रियम आती है जो इसी के साथ है, मतलब ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर एक और आती है जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये दोनों पार्ट किसके हैं, एक्चुअली ये पार्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब न्यूट्रल, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि सपोज बैलेंसिंग ऑन वन लेग, और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ये आप एग्जांपल याद रख लो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मैं सिर्फ एग्जांपल से समझाता हूं। क्या हो रही है कि सपोज आपने एक बॉल लिया, फुटबॉल या कोई भी बास्केटबॉल जो भी है, आपने उसे रोल कर दिया, तो वो रोल होते होते जाएगी, ठीक है। रोल हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप कहोगे कि सर ये तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो बॉल रोल होके जा रही है तो मूव कर रही है, ठीक है। आप बॉल की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करो तो फिर से वो क्या होगी, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो डिसबैलेंसिंग कंडीशन पे नहीं है, वो मूव की जा रही है, राइट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू होना 0, ओके। अब देखो क्या हो रही है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वही है कि डायरेक्शन, भले ही हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन वो बॉडी जो है वो रोल होके जा रही है, आगे की ओर जा रही है, रोल हो रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर, फ्लोर और ग्राउंड, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन, ये पहला कंडीशन था रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, जिसे हम कहेंगे क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहती है, रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा था कि नेट फोर्स जो है वो 0 हो रही है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है
कि जब नेट टॉर्क हो वो जीरो हो, नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो। ओके, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी डज नॉट रोटेट, या तो नेट टॉर्क तब जीरो हो सकता है, या तो कि वो रोटेट ही नहीं कर रहा हूं, या फिर रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेट टॉर्क जीरो का क्या मतलब होता है। देखो सिंपल सी, ये क्या, कौन सा केस पर है, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस पर है या फिर सेकंड कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सपोज जैसे कि मेरे पास ये फुलक्रम और ये लिवर वाला सिस्टम है, राइट, ये सीसॉ तो आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं कि सपोज मैं यहां पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F1 फोर्स, और यहां पे भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं नीचे की तरफ, दैट इज F2 फोर्स। ठीक है, और सपोज करते यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो L1 है और यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो L2 है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, ये इसे अगर मैं एक तरफ इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो इस पे एक टॉर्क क्रिएट होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है यहां से। ओके, तो इस पॉइंट O के अलोंग एक टॉर्क क्रिएट होगा जो कि इसे मूव करवाएगा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और सिमिलरली इसे मूव करवाएगा किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट को हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि इसमें एक टॉर्क जनरेट होगी, तो वो टॉर्क T1 क्या होगा, F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L1। वैसे एक टॉर्क इसमें जनरेट होगी T2 दैट इज F2 L2। तो ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल, ऑब्वियसली यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब ये दोनों टॉर्क T1 इक्वल्स टू T2 हो, या फिर जो नेट टॉर्क है, राइट, T1 इक्वल्स टू T2 हो, या फिर जो टॉर्क ही ना हो, इसमें हमने फोर्स अप्लाई ना किया है, तो बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर दोनों तरफ हमने फोर्स नहीं अप्लाई किया तो ये बैलेंस रहेगा, राइट। सो दिस इज वन कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि दोनों तरफ अगर टॉर्क इक्वल हो रही है, दोनों तरफ टॉर्क इक्वल मतलब नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 माइनस, अगर T1 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, T1 दैट इज F1 L1 प्लस T2 ये होता है क्या, नेट टॉर्क। ठीक है, तो ये क्या है, F1 L1 माइनस ऑफ F2 L2, ये क्या है, नेट टॉर्क। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये दोनों टर्म इक्वल है तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है क्या, किसकी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। समझ में आ रही है बात। अब एक बात आती है, वो क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो जो तीसरा टाइप का मोशन मैं कह रहा था, जहां पे ट्रांसलेशन मोशन भी है साथ में साथ रोटेशनल मोशन भी है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम आती है उसे हम कहते हैं क्या, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का ये मतलब होगा कि मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट may not be in rotational equilibrium, या फिर may be in rotational equilibrium but may not be in translation equilibrium। मतलब एक रिजिड बॉडी या तो वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, या फिर इसका उल्टा हो, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में ना भी हो सकती है। तो ऐसा अगर कंडीशन हुआ तो ये आधा आधा इक्विलिब्रियम हो रहा है, राइट, कभी ट्रांसलेशन में कभी रोटेशनल में। सो इस तरह के केस को हम कहेंगे क्या, इस तरह के केस को कहेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो इसी पार्शियल इक्विलिब्रियम को थोड़ा और क्लियर आउट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूं कि एक रॉड है, ठीक है, सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं रॉड को बीच से मैंने क्या कर रखा है, पिवट कर रखा है। ठीक है, जैसे ही वो सीसॉ वाला टाइप था उस टाइप से, तो इस टाइप का एक सीसॉ भी बना सकते हो आप। ठीक है, यहां पे मैंने पिवट कर रखा है। अब क्या हो रही है बात, अब बात क्या हो रही है कि सपोज करते कि इस पे फोर्स अप्लाई किया गया F1 और इस पे अप्लाई किया गया क्या,
F2, राइट। और सपोज करते कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया गया दोनों तरफ, ठीक है। तो इसका जो हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो पहले अगर मैं सिर्फ इस फोर्स के बारे में सोचूं तो ये क्या है, दो फोर्स दो एंड से अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक रिएक्शन होगा बीच से, सेंटर ऑफ मास से एक रिएक्शन फोर्स होगा जो कि बैलेंस करेगा इसको, राइट। यही तो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं कि नीचे अगर mg है तो ऊपर एक रिएक्शन फोर्स है जो इस mg को बैलेंस कर रहा है, ओके फाइन। तो ये हो गया दो फोर्सेस लग रहे। अगर आप सिर्फ फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में सोचो तो इस पे जो नॉर्मल जो फोर्स लग रही है रिएक्शन फोर्स, वो किसके बराबर होगी, F प्लस F, इसके बराबर होगी, दैट इज ट्वाइस F, राइट। तो ये फोर्स क्या है, ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है किसको, ट्रांसलेशन मोशन को या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन को। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जो है यहाँ पे, नेट फोर्स जो है दैट इज F प्लस F, वो है ट्वाइस F, right, which is obviously not equals to 0. Then we can see it, this is not in translational equilibrium, not in translational equilibrium, ठीक है। बट अगर बात करें टॉर्क की, सपोज करते ये है लेंथ L और ये भी है लेंथ L, ठीक है। ये इसे घुमाएगी किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इसे घुमाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो टॉर्क जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, एक होगा T नेट, मतलब जो नेट टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, यानी कि FL, राइट, माइनस प्लस ऑफ माइनस FL, राइट। क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, FL माइनस FL दैट इज 0। सो नेट टॉर्क 0 होने का क्या मतलब है, नेट टॉर्क 0 होने का ये मतलब होता है कि यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया ना, नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर सेकंड एक और केस कंसीडर करते हैं जहां पे हम सेम रॉड को कंसीडर किए, ठीक है, और अब हमने क्या किया, जो फोर्स है ना इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है एक नीचे की तरफ और एक लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब फिर से यहां पे पिवट है, ओके। तो अभी देखो नेट फोर्स जो होगा F नेट, जो एक्चुअली इसका कोई एक रिएक्शन फोर्स तो होगा, राइट, एक ऊपर की तरफ लग रही है एक नीचे की तरफ लग रही है, तो जो फोर्स नेट है वो क्या होगा, ऊपर का F माइनस डायरेक्शन चेंज हो गया तो दिस इज F। तो ये नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। अब बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है। तो फिर से डिस्टेंस कंसीडर करो L, यहां से डिस्टेंस कंसीडर L, सेम लेंथ हम कंसीडर किए। अब बात करेंगे किसकी, टॉर्क की। तो टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होगा, ये इसे घुमा रही है किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये इसे किस तरफ घुमा रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है ना, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है। तो इससे क्या मतलब होता है, नेट टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, FL प्लस FL, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, सो दिस इज 2FL, राइट, मतलब twice the torque. So obviously this is not equal to 0, and if net force is not equal to 0 then that means not in rotational equilibrium. समझ में आ गई बात।
तो पार्शियल कंडीशन हो गया ना, कभी सेम सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, वैसे ही सेम सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से हमने इस पार्शियल इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा है। अच्छा, इससे एक बहुत सिमिलर सी बात समझ में आती है कि देखो, जब किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, मतलब दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इक्वल अमाउंट, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कपल, राइट? कपल का मतलब ही दो लोग होते हैं ना, राइट? जोड़ी, कपल, राइट? तो फोर्स जब जोड़ी में काम कर रही हो बट इसका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट हो, मतलब एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, या फिर एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन दोनों एंड्स में, तो इसे हम कहेंगे क्या? कपल। ओके, सो कपल इज एक्चुअली पेयर ऑफ फोर्स। कपल से क्या मदद होती है? कपल से ये मदद होती है कि इट कैन कॉज रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। देखो, कपल, ये केस परफेक्ट केस है किसका? कपल का। कपल का केस कुछ गलत सेंस में मत लेना। देखो, ये एक परफेक्ट कंडीशन है फॉर कपल। इसमें क्या हो रही है? रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब रोटेट होगी लेकिन ट्रांसलेट नहीं होगी, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कपल। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। तो मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स एक्चुअली टॉर्क ही है, टॉर्क को हम मोमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एक्चुअली रिलेटेड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब उस पे सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज जीरो। मतलब सम करेंगे सर, दैट इज द नेट टॉर्क जीरो होना। वही तो, अगर ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट है जिसमें इसमें अगर फोर्स लग रही है F1 इधर, F2 इधर, ठीक है, तो ये क्या चाहेगी? इसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे क्रिएट होगा? जो टॉर्क क्रिएट होगा वो इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाहेगी, इसे क्या करवाना चाहेगी? क्लॉकवाइज मूव करवाना चाहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि अगर ये डिस्टेंस को हम d मानते हैं, d1, इस डिस्टेंस को मानते हैं d2, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब F1 d1 माइनस F2 d2 जीरो हो जाए, राइट? दैट इज द नेट टॉर्क जीरो होना। ठीक है, तो यह एक प्रिंसिपल के टर्म्स में लिख दिया। यही तो सेकंड इक्विलिब्रियम का कंडीशन था, है ना? या तो नेट टॉर्क जीरो हो या फिर टॉर्क ही ना हो। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है? जब उसका अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल दी फोर्सेस, सपोज करते यहां पे कोई दूसरी फोर्स भी लग रही है, दैट इज F3, यहां पे भी लग रही है, दैट इज F4, तो इससे भी जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इससे भी कुछ मोमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट? इन सब का सम अगर करो, यहां पे देखो जो कंडीशन सिमिलर हो गया क्योंकि हमने दो फोर्स कंसीडर कर रहा था। अगर 4, 5, 6 फोर्स भी कंसीडर करते हैं तो उन सब फोर्स के वजह से अबाउट 1 पॉइंट एक जो मोमेंट क्रिएट होगा या फिर जो टॉर्क क्रिएट होगा, उन सब टॉर्क का सम अगर जीरो होता है तो ही ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी चीज थी। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में हमने 3 इक्वेशन, मेजर इक्वेशंस पढ़े थे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वैसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाती है? ये जो v है वो चेंज हो जाएगी किससे? एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हमें इसे देखा है। u जो है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा नॉट लिखते हैं। सिमिलरली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब जो है s
एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वो किससे चेंज हो जाएगा, थीटा से, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्या बच गया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किससे चेंज हो जाएगा, अल्फा से, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बात आती है टी की, तो टी टाइम जो है वो टाइम ही रहेगा। तो अब इसको बस इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओमेगा यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यही तीन इक्वेशंस हम लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी यूज किए थे, रोटेशनल मोशन में भी इसे यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने टॉर्क के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आगे हम बढ़ेंगे और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे टॉपिक्स को समझेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।